हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताया था, तो आज की इस वीडियो में हम आपको वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रॉकेट मोशन वेरिएबल मास सिस्टम का एक एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर जो न्यूटन का सेकेंड लॉ, हम जो इक्वेशन यूज करते हैं F=ma, तो ये एप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों एप्लीकेबल नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर ये जो मास होता है ये कांस्टेंट मास होता है। पर वेरिएबल मास सिस्टम की बात करें या फिर अगर हम रॉकेट मोशन की बात करें, तो यहाँ पर जो मास होता है वो वेरिएबल होता है। अब जैसे रॉकेट की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे जैसे रॉकेट की हाइट बढ़ती जाएगी तो उसका फ्यूल भी कंज्यूम होता जाता है, और जैसे जैसे उसका फ्यूल कंज्यूम होता जाएगा तो वो जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, मतलब कि वो इजेक्ट आउट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है तो उसका मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रॉकेट मोशन वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जांपल है। तो यहाँ से F=ma हम ये यूज नहीं कर सकते हैं, F=ma यूज नहीं कर सकते हैं इस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। बट हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो सेकंड लॉ की न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट होती है F=dp/dt, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम, ठीक है। टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज हो रहा है एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है, वो हमें सेकंड लॉ के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हम p की वैल्यू रखते हैं, जैसे हम जानते हैं मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखते हैं तो हम इस m को कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। इस m को कांस्टेंट रख लेते हैं, मतलब m इंटू dv/dt हो जाता है। तो यहाँ से ma आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि ये रॉकेट मोशन वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर ये मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी तो वेरिएबल है ही। तो यहाँ से इसलिए हम F=ma यूज नहीं करेंगे, F=dp/dt यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम ये निकालेंगे कि रॉकेट मोशन की क्या फाइनल वेलोसिटी हो कि वो अर्थ के एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर जाए, ठीक है, या फिर उस वैल्यू को अटेन कर पाए। जैसे कि हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो किसी भी बॉडी को चाहिए होती है उस प्लेनेट से एस्केप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ के केस में एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? अर्थ के केस में एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं? फाइनल वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और हमें ये भी पता चल गया कि मिनिमम वेलोसिटी जो हमें चाहिए कि हम अर्थ को लीव कर पाए, वो वेलोसिटी कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतनी होनी चाहिए रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखते हैं कि उतनी आती है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन रॉकेट द गैसेज आर कॉन्टिन्यूसली एग्जॉस्टेड फ्रॉम अ जेट एंड दस while moving mass of rocket decreases continuously, ठीक है। जैसा हमने आपको बताया कि जो गैसेस हैं वो कॉन्टिन्यूसली एग्जॉस्ट हो रही हैं, वो यूज हो रही हैं, तभी तो रॉकेट काम कर रहा है, तभी तो उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो उसका मास है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इस चीज को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, हम कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टोटल मास कैपिटल M, ठीक है। मतलब हमने एक रॉकेट कंसिडर किया जिसका जो इनिशियल मास है, मतलब टोटल मास है, वो कैपिटल M है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कैपिटल V है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, और यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है, तभी तो वो मूव कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी एक्सेलरेशन आएगा, तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वरना ये कांस्टेंट वेलोसिटी का केस होगा। बट ऐसा नहीं है, वेरिएबल
वेलोसिटी भी एक वेरिएबल है, तो यहां से जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको एफ एक्सटर्नल बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक स्मॉल इंटरवल टाइम डेल्टा टी ले लेते हैं, ठीक है। एक स्मॉल इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी है, ठीक है, तो यहां से ये जो रॉकेट था, यहां से डेल्टा एम मास इजेक्ट आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। जैसे हम कह रहे हैं कि गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं, तो गैसेस का भी कुछ अपना थोड़ा मास है, तो वो मास एग्जॉस्ट हो रहा है। और अगर जो रॉकेट की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा वो मास, ठीक है। तो सपोज जो रॉकेट की डायरेक्शन है वो इधर है, ठीक है, तो जो मास एग्जॉस्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो मास डेल्टा एम है, डेल्टा टी टाइम के लिए, ठीक है। और उस एग्जॉस्ट मास की वेलोसिटी है स्मॉल यू, ठीक है। तो इस हिसाब से अब देखिए, जो पहले वेलोसिटी थी वो v थी, ठीक है, और जो अब ये डेल्टा एम मास इजेक्ट आउट होने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी v प्लस डेल्टा v। जी हाँ दोस्तों, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं मल्टी स्टेज रॉकेट्स में, अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम ये बता रहे हैं कि ये डेल्टा एम मास जो इजेक्ट आउट होगा, तो ये इजेक्ट आउट होने के बाद सपोज ये मास इजेक्ट आउट हो गया, ठीक है, तो अब जो रॉकेट का मास बचेगा वो कितना होगा, वो होगा m माइनस डेल्टा एम, ठीक है, और जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी v प्लस डेल्टा v, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। देखिए, जैसा कि यहां पर आप पढ़ सकते हैं, आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी अ मास डेल्टा एम इज इजेक्टेड एंड दिस इजेक्टेड मास मूव्स विद अ वेलोसिटी u इन डायरेक्शन अपोजिट टू द रिमेनिंग मास, ठीक है। जो रॉकेट मूव कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो रिमेनिंग मास हुआ वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m माइनस डेल्टा एम, ठीक है, विच नाउ ट्रेवल्स विद ग्रेटर स्पीड अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स। जो एफ एक्सटर्नल था वो सेम है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कितनी, v प्लस डेल्टा v, ठीक है। अब यहां पर हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, लेकिन F इज इक्वल्स टू एम ए नहीं, F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, F इज इक्वल्स टू एम ए नहीं, ठीक है। अब डेल्टा पी जैसा हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम होता है, तो डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। पी फाइनल क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ रॉकेट, जो मास इजेक्ट आउट हो रहा है उसके बाद जो मोमेंटम बच रहा है वो है फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, जब वो मास इजेक्ट आउट नहीं हुआ था उससे पहले जो मोमेंटम था रॉकेट का, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मोमेंटम बिफोर इजेक्शन क्या होगा, देखिए मोमेंटम बिफोर इजेक्शन, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मास क्या था, कैपिटल एम, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, कैपिटल वी, ठीक है। और मोमेंटम आफ्टर इजेक्शन क्या होगा, तो जैसे डेल्टा एम मास इजेक्ट आउट हुआ, डेल्टा एम मास इजेक्ट आउट हुआ, तो अब मास कितना बचा था, m माइनस डेल्टा एम, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी बची थी, v प्लस डेल्टा वी, वो डेल्टा v टाइम्स इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। अब जैसा कि ये रॉकेट ऊपर की तरफ अगर मूव कर रहा है तो ये डेल्टा एम मास नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और इसकी जो डेल्टा एम मास की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो u है, ठीक है। तो ये भी जो रॉकेट है उसके मोमेंटम को इफेक्ट करेगी, और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इस रॉकेट के मोमेंटम को डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर हम इसको माइनस लिखेंगे, माइनस मास कितना इजेक्ट आउट हुआ, डेल्टा एम, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u, ठीक है, मास ऑफ, या ये हो गया मोमेंटम ऑफ इजेक्टेड मास, ठीक है। तो यहां से हम डेल्टा पी निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी फाइनल क्या था हमारे पास,
मतलब आफ्टर इजेक्शन, है ना, जो मास इजेक्ट हो गया उसके बाद ही तो पी फाइनल आया, ठीक है। तो पी फाइनल क्या हुआ, ये मास इंटू वेलोसिटी, मतलब m माइनस डेल्टा एम इंटू वी प्लस डेल्टा वी, माइनस ये जो मास इजेक्ट आउट हो रहा है ये इसका मोमेंटम डिक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस का साइन लिया, माइनस डेल्टा एम इंटू यू। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है रॉकेट के मोशन से, इसलिए हम यहाँ पर माइनस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस पी इनिशियल, पी इनिशियल क्या था, कैपिटल एम इंटू वी, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एम इंटू वी प्लस एम इंटू डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम इंटू वी माइनस डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है। फिर ये लिख दिया हमने एज इट इज माइनस डेल्टा एम यू माइनस कैपिटल एम इंटू वी, ठीक है। तो यहां से एम वी कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम वी माइनस डेल्टा एम यू माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी, ठीक है। तो यहां से हमने डेल्टा पी की वैल्यू निकाली, तो जैसे हम डेल्टा पी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस डेल्टा पी की वैल्यू को हम एफ एक्सटर्नल में पुट करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एम डेल्टा वी, मतलब ये हमने पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जो निकाला था, तो एम डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम वी माइनस डेल्टा एम यू इंटू माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। जैसा हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला था वहां पर हमने सिर्फ डेल्टा पी की वैल्यू रखी है न्यूटन के सेकंड लॉ में, जो होता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है, जीरो को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे ये डेल्टा वी और डेल्टा एम भी जीरो को अप्रोच करेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। देखिए टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो पर, टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो पर जो मास इजेक्ट आउट होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होगी टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो पर, ठीक है। तो अगर डेल्टा एम मास इजेक्ट आउट जो हुआ है उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो उस हिसाब से जो रॉकेट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डेल्टा वी टाइम्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना जब डेल्टा एम मास इजेक्ट आउट होता है। तो अगर जो मास इजेक्ट आउट हुआ है डेल्टा एम मास वो ही बहुत कम है, तो जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी डेल्टा वी उसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी, ठीक है। तो अगर हम स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए देखेंगे तो जो चेंज इन वेलोसिटी है मतलब डेल्टा वी है और चेंज इन मास है वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब कुछ वैल्यू तो होगी उसकी पर वो बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में हम इस चीज को निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। और इसीलिए और क्योंकि हम स्मॉल टाइम इंटरवल टी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए देख रहे हैं, तो हम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी को डी वी बाय डी टी लिख सकते हैं। इसी तरह डेल्टा एम बाय डेल्टा टी को डी एम बाय डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये डी एम बाय डी टी को यहां पर हम माइनस साइन हमने क्यों लगाया है इसके सामने, इसलिए लगाया है क्योंकि टाइम के साथ मास डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो जो गैस है वो एग्जॉस्ट हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो यहां से इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है, ठीक है। और स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं इसलिए हम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी को डी वी बाय डी टी लिख सकते हैं। इसी तरह डेल्टा एम बाय डेल्टा टी को माइनस डी एम बाय डी टी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेल्टा जो होता है वो टोटल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, वहीं जो डीवी है यहाँ पर डीवी बाय डी टी है वो स्मॉल टाइम इंटरवल टी के लिए टी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे जो चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है डीवी बाय डी टी, ठीक है। टाइम के साथ जो भी चेंज आ रहा है डी बाय डी टी उसको रिप्रेजेंट करता है, वहीं डेल्टा बाय डेल्टा टी जो होता है वो टोटल चेंज जो होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, जैसे कि यहां पर हमने नेगेटिव साइन लगाया था, देखिए नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन मास, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स रिलेशन है बिटवीन मास ऑफ रॉकेट एंड टाइम टी, ठीक है। मतलब इनवर्स रिलेशन है मास रॉकेट के मास में और टाइम टी में, क्योंकि जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा
वैसे वैसे जो फ्यूल है वो यूज होगा, और फ्यूल यूज होगा तो वो इजेक्ट आउट भी होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे उसका फ्यूल यूज होता जाएगा, तो उसका मास भी कम होता जाएगा, इसका मतलब। ठीक है, जितना ऊपर वो रॉकेट पहुंचेगा उसका मास उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, यहां पर हमने इस चीज को निग्लेक्ट कर दिया। अब देखिए F इज इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी। हमने लिख दिया एम इंटू डीवी बाई डी टी। ठीक है, वहीं माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एम बाई डी टी। तो हमने लिख दिया डी एम बाई डी टी, वी एज इट इज। ठीक है, फिर माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डी एम बाई डी टी। ठीक है, और यू एज इट इज, और इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों टर्म्स को, m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी, तो ये दोनों किसका डिफ्रेंसिएशन है, ये मास इंटू वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन है। देखिए, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी, जो मास इंटू वेलोसिटी है, अगर आप उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, प्लस यू डी एम बाई डी टी। ठीक है, अब यहां से हम क्या कह रहे हैं, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम वेरिएबल मास सिस्टम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम वेरिएबल मास सिस्टम में यूज कर सकते हैं। और अगर हमें इस इक्वेशन को किसी ऐसे सिस्टम पर यूज करना है जिसका मास कांस्टेंट है, तब हम क्या करेंगे, ये जो डीएम बाई डी टी है, क्योंकि मास कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो डीएम बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी इंटू एम वी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास को यहां बाहर ले लेंगे हम, मतलब ये ऐसा हो जाएगा एम इंटू डीवी बाई डी टी। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आ गई, एम, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आ गई, एम में ही आ गई। ठीक है, तो यहां से हम इसको वेरिएबल मास सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हैं, और एफ एक्सटर्नल के लिए तो हमारी ये वैल्यू यहां से आ ही जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब आगे देखिए, ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ डिफाइनिंग द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी वेयर मास इज चेंजिंग। दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू फैमिलियर न्यूटन्स लॉ फॉर डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू 0। मतलब जहां पर मास कांस्टेंट हो तो वहां से ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 4 थी हमारी, तो इस इक्वेशन को हमें पर्टिकुलरली रॉकेट मोशन के लिए यूज करने के लिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, हम अभी इसको सेम लिख देते हैं, एम डीवी बाई डी टी, जो इससे ऊपर वाली इक्वेशन थी उसको हम यहाँ पर सेम लिख देते हैं। ये इक्वेशन थी एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी प्लस यू डी एम बाई डी टी। यहां पर हमारे पास आया था एफ एक्सटर्नल, जो इक्वेशन आई थी उसको हम दोबारा लिख रहे हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इंटू डीवी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी प्लस यू इंटू डी एम बाई डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आई थी। अब हम क्या करते हैं, एम डीवी बाई डी टी को यहां पर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एफ एक्सटर्नल माइनस यू प्लस वी, ठीक है, कॉमन ले लिया, यू प्लस वी और डी एम बाई डी टी। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एम डीवी बाई डी टी को यही रखते हैं, इन दोनों को यहां पर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल माइनस यू प्लस वी डी एम बाई डी टी। अब हम क्या करते हैं, तो यहां से हम क्या करते हैं, ये जो u प्लस वी था, हमारे पास ये इक्वेशन आई थी कि m dv बाई डी टी, हमारे पास इक्वेशन आई थी m dv बाय डी टी इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल माइनस u प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी।
अब हम क्या करते हैं, ये जो u प्लस वी है इसको हम v रिलेटिव कह देते हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कह देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इसको v रिलेटिव लिख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनी कि m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल माइनस v रिलेटिव डी एम बाई डी टी। अब ये v रिलेटिव डी एम बाई डी टी का मतलब क्या है, अगर हम इसका मतलब समझना चाहें, ये जो हमने ये v रिलेटिव डी एम बाई डी टी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है इजेक्टेड मास और रिमेनिंग मास के बीच में, वो किस रेट पर ट्रांसफर हो रहा है। मतलब इजेक्टेड मास और रिमेनिंग मास के बीच में जो मोमेंटम है वो किस रेट पर ट्रांसफर हो रहा है, ये हम v रिलेटिव इज इक्वल टू v रिलेटिव डी एम बाई डी टी से निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम फोर्स ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम f रिएक्शन से ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो इसका मतलब जो इजेक्टेड मास है वो रॉकेट पर क्या फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इसका एक मतलब ये भी है, ठीक है। फोर्स ऑफ रिएक्शन का मतलब जो इजेक्टेड मास है, मास विच इज इजेक्टेड आउट, ठीक है, वो रॉकेट पर क्या फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यहां से हम यहाँ पर अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है, और माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी को हम एफ रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बची। अब यहाँ पर जो अच्छे रॉकेट्स होते हैं, मतलब जिसको हम कहें कि गुड रॉकेट है, उसके लिए क्या होता है, मतलब कि रॉकेट की डिजाइनिंग में क्या प्रिंसिपल यूज होता है कि जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो जितना ज्यादा होगा वो रॉकेट उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने के लिए डीएम बाई डी टी या डीवी बाई डी टी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ रॉकेट्स, ठीक है। रॉकेट्स को जब डिजाइन किया जाता है तो ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है कि उस पर फोर्स ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हो, जितना ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है उतना ज्यादा हो, ठीक है, रिएक्शनरी फोर्स एज पॉसिबल, ठीक है। अब यहां से हम फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहां पर लिखते हैं हम कंसीडर अ रॉकेट गोइंग वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है रॉकेट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है। द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट, जो एक्सटर्नल फोर्स रॉकेट पर एक्ट कर रहा है उसको हम एफ एक्सटर्नल ही कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, कोई भी बॉडी जब ग्राउंड से ऊपर जाती है, ठीक है, ग्राउंड से किसी हायर पोजीशन पर जाती है, तो उस पर दो ही फोर्सेस काम करते हैं। पहला तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होता है एयर रेजिस्टेंस। और जैसा कि हम जानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने, तो इसलिए हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो यहां से फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या आया, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया, मतलब कि mg हम लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू mg, और g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जिसकी वैल्यू हम अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। अगर एग्जैक्ट करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई एफ एक्सटर्नल की, इसको हम, ये जो हमारी सबसे पहले वाली इक्वेशन थी उस इक्वेशन में अगर हम पुट करें, मतलब कि इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या होगा, हमारे पास जो ये था हमारे पास फोर्स ऑफ रिएक्शन, यहां पर हम mg पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। तो यहां से हमारे पास रिएक्शन जो इक्वेशन है वो ऐसी आएगी कुछ, ठीक है। फोर्स ऑफ रिएक्शन जब हम डाल देंगे तो वो इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी आएगी
तो अब हम क्या करते हैं, यहां से इस पूरी इक्वेशन में से m कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, देखिए dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू जी माइनस ये हो जाएगा v रिलेटिव, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो m और dm बाई डी टी। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में से अगर हमें dt कैंसिल आउट करना है तो हम dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, हमारे पास इक्वेशन बचेगी dv इज इक्वल्स टू जी डी टी, ठीक है, माइनस ये v रिलेटिव और dm अपॉन m हो जाएगा क्योंकि ये dt कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम v फाइनल की जो वैल्यू होगी वो निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि रॉकेट ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो v रिलेटिव की वैल्यू होगी, जो v रिलेटिव होगा, ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, v रिलेटिव मतलब u प्लस v, ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो तो डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है, और जो वेलोसिटी होगी रॉकेट की वो तो ऊपर की तरफ ही होगी क्योंकि रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम v फाइनल निकालना चाहते हैं। तो v फाइनल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो मास है रॉकेट का और फ्यूल, मतलब इनिशियली तो फ्यूल भी होगा उसमें पूरा, तो मास ऑफ रॉकेट और फ्यूल दोनों को कंबाइन करके जो टोटल मास होगा रॉकेट का उसको हम m नॉट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी v नॉट कंसिडर कर लेते हैं। तो यहां पर जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है वो हम कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी मतलब v रिलेटिव। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी होगी किसी भी इंस्टेंट t पर, ठीक है, उसको हम v ले लेते हैं और यहां से हम क्या करते हैं, जो हमने ये इक्वेशन निकाली है इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और लिमिट्स भी रखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए जो वेलोसिटी है उसकी इनिशियल लिमिट v नॉट, फाइनल लिमिट v। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, मतलब हम इसी को निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, माइनस g और टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t, ठीक है, माइनस v रिलेटिव। अब मास की लिमिट्स क्या रखेंगे, इनिशियल मास था m नॉट और हम सपोज करते हैं कि फाइनल मास m है, तो यहां से हम इनिशियल लिमिट m नॉट, लोअर लिमिट m नॉट और फाइनल लिमिट अपर लिमिट मतलब m रख देते हैं। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए dv का इंटीग्रेशन होता है v और यहाँ पर dv का इंटीग्रेशन होता है v और यहाँ पर हम v नॉट और v यहाँ पर लिमिट्स रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस v नॉट। इसी तरह dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा t। ठीक है, और लिमिट्स रखेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 0। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि dm अपॉन m का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है log m एट द बेस e, और लिमिट्स रखेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि v रिलेटिव log m एट द बेस e माइनस log m नॉट एट द बेस e, मतलब कि इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा log e m नॉट माइनस log e m। देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो लिमिट्स हैं इन लिमिट्स को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा प्लस 2 में कि जब भी हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो हम एक नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब भी लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हैं, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन और आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसा एक है यहाँ पर नेगेटिव साइन तो एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, लिमिट्स क्या हो जाएंगी यहाँ पर, अब हमने इंटरचेंज कर दिया तो इनिशियल लिमिट m बन गई, फाइनल हो गया m नॉट। ठीक है,
अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एट द ये हो जाएगा लॉग एम नॉट एट द बेस ई माइनस लॉग एम एट द बेस ई। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है लॉग की कि लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी, मतलब जो माइनस में होता है उसको हम डिवाइड में कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर देंगे, लॉग एम नॉट अपॉन एम, ठीक है, एट द बेस ई। तो यहां से हम ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें यहां से। ठीक है, v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस जी टी, यहां तक हमने निकाल ही लिया था, प्लस v रिलेटिव, और यहां से हमने अभी निकाला लॉग एम नॉट अपॉन एम एट द बेस ई। ठीक है, अब अगर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट जो है, अगर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट को हम 0 ले लेते हैं, अगर इसको हमने 0 ले लिया तो यहां से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी रॉकेट की, v इज इक्वल्स टू माइनस जी टी प्लस v रिलेटिव लॉग एम नॉट अपॉन एम एट द बेस ई। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस आएंगे, हमें मोस्टली वो 3 इक्वेशंस ही याद रखनी है, और वहां से हमें कंसेप्ट, अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो वो हम कर लेंगे वहां से, और न्यूमेरिकल आता है तो वो भी वहां से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करते हैं तो ये जो वी फाइनल है, जो फाइनल वेलोसिटी होगी रॉकेट की, वो बहुत कम हो जाएगी। तो अगर हम इस ग्रेविटी को निग्लेक्ट करें, ठीक है, अगर हम इस ग्रेविटी को निग्लेक्ट करें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या बचेगी रॉकेट की, वो फाइनल वेलोसिटी रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी कुछ फिर हमारे पास ऐसी हो जाएगी कि v इज इक्वल्स टू v रिलेटिव लॉग एम नॉट अपॉन एम एट द बेस ई। ठीक है, इसको आप सेकेंड इक्वेशन कह दीजिए। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो फाइनल रॉकेट है, मतलब जितना भी मास, जितना भी उसमें फ्यूल था वो सब बर्न आउट हो चुका है। ठीक है, और जो रॉकेट है उसका जो अब मास बचा, मतलब सिर्फ रॉकेट का मास जो था, एक्चुअल मास वही बचेगा, क्योंकि जो फ्यूल की वजह से मास था वो तो, फ्यूल तो बर्न आउट हो चुका है तो वो खत्म हो गया। तो फाइनल मास हम mf ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से फाइनल वेलोसिटी का हम एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, ये m की जगह mf लिख देते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू v रिलेटिव लॉग m नॉट अपॉन mf एट द बेस ई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आए, ये तीनों इक्वेशंस हमें याद रखनी है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से एंटी लॉग लें, ठीक है, अगर हम यहाँ से एंटी लॉग लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, अगर हम एंटी लॉग लें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी mf अपॉन m नॉट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस v अपॉन v रिलेटिव। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, मतलब पहले हमारे पास इक्वेशन थी v इज इक्वल टू v रिलेटिव लॉग m नॉट अपॉन mf एट द बेस ई, यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कुछ ऐसी आती है। ठीक है, v इज इक्वल टू v रिलेटिव लॉग m नॉट अपॉन mf। ठीक है, अब हम जैसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं रॉकेट का, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी एस्केप वेलोसिटी है ये अटेन नहीं कर पाता है एक रॉकेट। ठीक है, जिसमें फ्यूल का एक ही चेम्बर हो, वो अटेन नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टी स्टेज रॉकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, मल्टी स्टेज रॉकेट में क्या होता है कि फ्यूल के बहुत सारे चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे चेम्बर्स होते हैं, मतलब 2-3 चेम्बर्स होते हैं जिनमें फ्यूल होता है। अब देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मास एग्जॉस्ट हो रहा है, सपोज जैसा हमने अभी देखा था, देखिए जैसा हमने देखा था कि इनिशियल मास m था, इनिशियल वेलोसिटी v थी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर डेल्टा m मास एग्जॉस्ट हुआ तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी v से v प्लस डेल्टा v हो गई। ठीक है, डेल्टा v टाइम्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब यह है कि जितनी बार भी फ्यूल एग्जॉस्ट होगा, ठीक है, जितनी बार फ्यूल एग्जॉस्ट होगा, डेल्टा एम मास इजेक्ट आउट होगा, है ना, तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो डेल्टा v टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी हर बार।
मतलब कि अगर फर्स्ट चेम्बर है, मतलब अगर फर्स्ट फ्यूल का चेम्बर है वो खत्म हो गया, ठीक है, तो मतलब सपोज उसका मास डेल्टा एम था, तो डेल्टा एम मास चला गया, तो जो रॉकेट की अब वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v प्लस डेल्टा वी। इसी तरह अब सेकंड चेम्बर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो जो सेकंड चेम्बर की इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो सेकंड चेम्बर की इनिशियल वेलोसिटी होगी, जैसे कि फर्स्ट चेम्बर की फाइनल वेलोसिटी थी v प्लस डेल्टा वी, तो उसी तरह सेकंड चेम्बर की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस डेल्टा वी, ठीक है। मतलब जो पिछले वाले चेम्बर की फाइनल वेलोसिटी थी वो आने वाले फ्यूल की, जो फ्यूल चेम्बर होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, और वो डेल्टा वी टाइम्स इंक्रीज भी होगी। तो यही कंसेप्ट हम यूज करते हैं मल्टी स्टेज रॉकेट्स में, ठीक है। और मोस्टली हम ये कर क्यों रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, मतलब कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो ये वैल्यू है इसको अटेन कर ले। एक बार ये वैल्यू अटेन हो गई तो ये रॉकेट अर्थ को लीव कर सकता है, ठीक है। जब तक इस रॉकेट की वैल्यू इतनी नहीं हो जाती तब तक ये अर्थ को लीव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम मल्टी स्टेज रॉकेट्स का यूज करते हैं, बहुत सारे स्टेजेस इसमें लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये एस्केप वेलोसिटी जो है अर्थ की उसको अटेन कर पाए और अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव कर पाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था v इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव log e एम नॉट अपॉन एम एफ। यहाँ पर एम नॉट क्या था, उस रॉकेट का इनिशियल मास, एम फाइनल था रॉकेट का फाइनल मास। वी रिलेटिव क्या होता है, वी रिलेटिव को हम एग्जॉस्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है u प्लस वी, ठीक। और ये u क्या होता है, ये u वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से जो मास एग्जॉस्ट हो रहा है वो जिस वेलोसिटी से नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है वो वेलोसिटी u होती है, और जिस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है वो वेलोसिटी v होती है, ठीक। तो यहां से हम निकाल देते हैं इसको। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी तो होती है, तो यहाँ पर हमें माइनस का साइन लगाना चाहिए था। देखिए ये कैसे हुआ है, एक की डायरेक्शन ऊपर है एक की डायरेक्शन नीचे है, तो ये हो गया u माइनस वी, ये हो गया u प्लस वी, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मल्टी स्टेज रॉकेट्स का हम क्या यूज कर रहे हैं कि हम ऐसे ही बहुत सारे स्टेजेस लगाकर जो रॉकेट होता है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ज्यादा। और इंक्रीज करते करते हमको कितना इंक्रीज करना है कि वो अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है उस एस्केप वेलोसिटी को अचीव करे, और एस्केप वेलोसिटी को अचीव करेगा तो यहां से इसके एटमॉस्फेयर से निकल पाएगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा पाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि एक कैपेसिटी होती है फ्यूल को ले जाने की, रॉकेट के अंदर भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो उसके हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं हम, तो जो रेशियो होती है एम नॉट अपॉन एम, मतलब फाइनल मास अपॉन इनिशियल मास, वो 4 से कम होनी चाहिए, ठीक। 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो ये एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी वी रिलेटिव, ठीक, जो हमने आपको अभी बताया u प्लस वी माइनस u प्लस वी, ठीक है। मतलब एग्जॉस्ट वेलोसिटी का हमारा देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन था हमारे पास, एफ एक्सटर्नल माइनस u प्लस वी इंटू डी एम अपॉन डी टी, ठीक। तो यहां से हमने इसको u प्लस वी को लिख दिया v रिलेटिव, तो ये v रिलेटिव की वैल्यू u प्लस वी है, ठीक है। अब देखिए
यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, तो जैसे कि हमारे पास वी रिलेटिव की भी एक लिमिटेड वैल्यू है कि जो मास एग्जॉस्ट होगा उस एग्जॉस्ट मास की वेलोसिटी जो होगी उसको एग्जॉस्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है वो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड ही हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो इन दोनों लिमिटेशंस के साथ जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आएगी रॉकेट की, इस फॉर्मूले से, ये जो हमने लिखा हुआ है अभी हमने डिराइव किया था, v इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव लॉग m नॉट अपॉन m, और ये लॉग एट द बेस e है, ठीक है। तो यहां से अगर हम m नॉट अपॉन m की वैल्यू 4 से कम रखनी है या इसके इक्वल रख सकते हैं हम, पर 4 से ज्यादा नहीं, तो इसकी वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, ठीक है, और v रिलेटिव की वैल्यू अगर हम 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड भी रखते हैं, तो यहां से देखिए हमारे पास मैक्सिमम जो वेलोसिटी हम अटेन कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी जो अटेन कर सकते हैं वो हुई 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। पर अगर हम देखें तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ की, तो यहां पर हमने अप्रॉक्स लिखा हुआ है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इतनी होती है, मतलब एस्केप वेलोसिटी जैसा कि हम जानते हैं कि वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी भी रॉकेट को या हम बात करें तो किसी भी चीज को चाहिए होती है अर्थ के, मतलब ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव कर पाए, ठीक। तो अब यहां पर ये 3.5 है, तो 11.2 तक हमको इसको लेकर जाना है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए, इन ऑर्डर टू अटेन वेलोसिटीज ऑफ देयर ऑर्डर, मतलब इस 11.2 की बात कर रहे हैं हम, इस ऑर्डर के वेलोसिटी के लिए हम मल्टी स्टेज रॉकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। मेन कंसेप्ट तो यही है, ताकि हम उस रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी के इक्वल तक ले आए, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू तक ले आए। इसलिए हम मल्टी स्टेज रॉकेट्स का यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल स्टेज रॉकेट में तो देखिए ना, आप देख रहे हैं 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड आ रही है, तो इससे तो कुछ होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, इन मल्टी स्टेज रॉकेट्स व्हेन द फ्यूल चेम्बर ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज यूज्ड अप इट ड्रॉप्स ऑफ। जैसा कि आपको हमने बताया कि जो फ्यूल यूज हो जाता है उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ आता है, क्योंकि जो रॉकेट है वो तो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। एंड फाइनल वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट बिकम्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड स्टेज, ठीक। अब जैसे कि रॉकेट है, उसके 2 स्टेज हैं, ठीक है। यहां पर जैसे कि ये रॉकेट है, ठीक है, इसके 2 स्टेजेस हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज की वेलोसिटी है, सपोज जो फर्स्ट स्टेज की देखिए, आप सपोज कीजिए जो फर्स्ट स्टेज की वेलोसिटी है वो v फाइनल है, ठीक है। तो वो तो ड्रॉप आउट हो गया। अब सेकंड स्टेज आएगा, मतलब दूसरा चेम्बर जिसमें फ्यूल रखा हुआ है, ठीक है। बस यही है, एक फ्यूल खत्म हुआ, एक फ्यूल का चेम्बर खत्म हुआ, वो फर्स्ट स्टेज हुआ, वो ड्रॉप हो गया। उसके बाद दूसरा फ्यूल का चेम्बर आया, ठीक है, वो सेकंड स्टेज हो गई। तो अब ये जो अगर ये फर्स्ट चेम्बर जो एग्जॉस्ट हुआ उसकी अगर फाइनल वेलोसिटी v फाइनल थी, तो जो सेकंड चेम्बर आएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम ये लेने वाले हैं, ठीक है। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। इसी तरह आप सपोज करिए कि सेकंड चेम्बर का फ्यूल भी एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस टाइम पर, तो अगर हमारे पास थर्ड चेम्बर भी है तो उस थर्ड चेम्बर की सेकंड, तो वो
उस थर्ड चेम्बर की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही है? देखिए एक बार फिर से समझिए। जैसा कि फर्स्ट स्टेज है हमारे पास, तो फर्स्ट स्टेज जैसे कि एग्जॉस्ट हुई, ठीक है, और एग्जॉस्ट होने के टाइम पर जो फर्स्ट स्टेज की फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज की फाइनल वेलोसिटी थी, अब वो सेकंड स्टेज की इनिशियल वेलोसिटी बन गई है। ठीक है, उसी तरह जब ये सेकंड स्टेज खत्म होगी और थर्ड स्टेज आएगा, मतलब थर्ड चेम्बर आएगा जिसमें फ्यूल रखा हुआ है, तो जो वी फाइनल होगा सेकंड स्टेज के लिए, वो थर्ड स्टेज के लिए वी इनिशियल बन जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि जो वी फाइनल होगा वो आने वाली स्टेज के लिए वी इनिशियल बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। becomes the initial velocity of the second stage which now begins to operate। ठीक है, और जैसा कि हमने देखा था कि एक चेम्बर एग्जॉस्ट होने के बाद, जैसा कि रुकिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए इस डायग्राम में देखिए, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी ये थी, आप ये सोचिए ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, यहां से डेल्टा एम मास एग्जॉस्ट हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज एग्जॉस्ट हो गया, पूरा फर्स्ट चेम्बर खाली हो गया। ठीक है, तो अब ये जो सेकंड चेम्बर लग गया, ठीक है, अब ये जो सेकंड चेम्बर स्टार्ट हुआ, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? v प्लस डेल्टा वी, मतलब ये डेल्टा वी टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो इसलिए हम जितनी बार भी नए नए स्टेजेस लगाते जाएंगे उतनी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब आप सपोज करिए कि जैसे इसकी वेलोसिटी हुई v प्लस डेल्टा वी। ठीक है, अब ये वाला जो है, ये वाला जो चेम्बर है ये भी एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई जैसे कि इसकी वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा वी। ठीक है, ठीक है, v प्लस डेल्टा वी। ठीक, और ये u वेलोसिटी से ही एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी ये रही v प्लस डेल्टा वी, इसकी फाइनल वेलोसिटी रही v प्लस डेल्टा वी। ठीक है, और ये एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, तो अब जो थर्ड चेम्बर आएगा उसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा वी से कुछ ज्यादा होगी। ठीक है, कुछ ज्यादा होगी। तो इसलिए जैसे जैसे हम स्टेजेस का यूज करते जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटीज इंक्रीज होती जाती हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं, यहां पर थे हम, ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ द सेकंड स्टेज एक्वायर्स एडिशनल वेलोसिटीज। ठीक है, कुछ एडिशनल वेलोसिटी होगी। इसी तरह जब थर्ड स्टेज आएगा तो जो सेकंड स्टेज की वेलोसिटी है एडिशनल वेलोसिटी के साथ, ठीक है, जो सेकंड स्टेज की वेलोसिटी होगी वो कुछ बढ़ गई होगी फर्स्ट स्टेज की वजह से। इसी तरह जो थर्ड स्टेज की वेलोसिटी है वो भी कुछ इंक्रीज हो जाएगी सेकंड स्टेज की वजह से। और इसी तरह बढ़ते 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 एक टाइम आएगा जब रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से जैसा कि हम कह रहे हैं, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज अटेन्ड। रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी हमको चाहिए, ताकि एस्केप वेलोसिटी तक वो वैल्यू पहुंच जाए। ठीक है, रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के इक्वल जहां पर भी हो जाएगी वहां पर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव कर देगा। ठीक है, हेंस द फाइनल वेलोसिटी acquired is much greater than that of a single stage rocket of same weight and fuel supply। ठीक है, तो इसकी वजह से जो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर कर पाते हैं हम मल्टी स्टेज की वजह से, तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो सिंगल स्टेज से अगर हम कंपेयर करें तो वो फाइनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर एक सिंगल स्टेज का रॉकेट लें जिसका सेम वेट है और फ्यूल सप्लाई भी सेम है, लेकिन वो सिंगल स्टेज रॉकेट है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इतनी पहुंच ही नहीं पाएगी। ठीक है, यही रीजन है कि हम मल्टी स्टेज रॉकेट्स को यूज करते हैं, और इसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो खैर होता ही है रॉकेट्स में, आजकल हम देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर एक हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो देखिए न्यूमेरिकल देखिए क्या कह रहा है, अ रॉकेट ऑफ मास 20 kg हैज 180 kg फ्यूल, ठीक है, ये मास दिया हुआ है कितना फ्यूल है। द एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ फ्यूल इज 160 किलोमीटर पर सेकेंड। एग्जॉस्ट वेलोसिटी मतलब रिलेटिव, वी रिलेटिव दिया हुआ है, ठीक है, हमारे फॉर्मूले में जो था, ठीक है। अब यहां से कह रहा है द कैलकुलेट द स्पीड, ठीक है, ये कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड गेन्ड बाय द रॉकेट। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, वी फाइनल इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव, यही फॉर्मूला था ना हमारे पास, वी फाइनल इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव लॉग एम नॉट अपॉन एम एफ, ये फाइनल मास है एट द बेसी, ठीक है। अब हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखिए, ये वी रिलेटिव तो दिया हुआ है 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या दिया हुआ है इसमें हमें, देखिए मास 20 kg है और फ्यूल 180 kg है, टोटल मास कितना हुआ, क्योंकि वो फ्यूल भी तो उस रॉकेट के मास में ऐड होगा ना, तो ये कितना हुआ, एक तो रॉकेट का मास खुद जो 20 kg है और जो फ्यूल है वो 180 kg है, टोटल मास कितना हुआ उस रॉकेट का, 200 kg, ठीक। तो ये कितना हुआ 200 kg, मतलब जो इनिशियल मास है, रॉकेट का इनिशियल मास है वो 200 kg है, ठीक है। और जो फाइनल मास है वो कितना होगा भाई, 20 kg ही तो होगा। देखिए ना, जो फाइनल मास है ये तो फ्यूल है 180 kg, तो ये सारा फ्यूल तो बर्न आउट हो जाएगा ना, तो ये सारा फ्यूल बर्न आउट हो जाएगा और जो मास था, एक्चुअल मास था जो उस रॉकेट का, वो ही बचेगा, मास तो कहीं नहीं जाएगा, तो ये जो रॉकेट है ये बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। एम फाइनल होगा 20 kg, ठीक है। अब यहां से सीधे इस फॉर्मूले में डालिए, यहां से सीधे वैल्यूज डालिए, इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालिए, वी रिलेटिव कितना है 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां से एम नॉट की वैल्यू हो गई 200 kg, ठीक, और एम फाइनल 20, इसको सॉल्व करेंगे तो वी फाइनल आ जाएगी 3.684 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी इसने जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी थी उसको ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिंगल स्टेज रॉकेट है, इसका मतलब ये है, देखिए इसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी बन रही है, इसका फ्यूल भी सारा खत्म हो गया, तो यहां से ये एस्केप वेलोसिटी अटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिंगल स्टेज रॉकेट है, अगर इसी की जगह मल्टी स्टेज रॉकेट अगर ये होता, तो यहां से सपोज करिए कि ये एम फाइनल है फर्स्ट स्टेज के लिए, तो जैसे ही वो सेकंड स्टेज में जाता, मतलब अगर हम सेकंड स्टेज के लिए वी फाइनल निकालते ना, तो जो ये वी फाइनल है फर्स्ट स्टेज का जो वी फाइनल है, ठीक है, वो सेकंड स्टेज के लिए वी इनिशियल हो जाता, ठीक है। और फिर हम यहां से ये जो हमने इक्वेशंस देखी हैं, ये जो यहां से हमने ये इक्वेशंस देखी हैं, v माइनस वी नॉट, ये जो इक्वेशन 8 है, तो यहां से डालकर हम v फाइनल निकाल लेते, ठीक है। v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और हमारा ये फर्स्ट यूनिट भी खत्म हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में मैकेनिक्स के सेकेंड यूनिट के साथ, फर्स्ट ईयर के बीएससी फिजिक्स में फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स के सेकेंड यूनिट के साथ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। और आप ये पूरा एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा
और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।